हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको प्रिज्म के लिए सूत्र n इक्वल साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू अपान साइन a बाई टू की स्थापना समझाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में ये अक्सर पूछा जाता है और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको प्रिज्म के लिए सूत्र n इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू अपान साइन ए बाई टू की स्थापना समझाएंगे। इसमें n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। a प्रिज्म कोण होता है, a क्या प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। इसको क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। इन तीनों में संबंध होता है n इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू अपान साइन ए बाई टू। इसकी हम स्थापना करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ये डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कई बार पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो आइए समझते हैं प्रिज्म के लिए सूत्र n इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू अपान साइन ए बाई टू की स्थापना कैसे करेंगे। तो देखिए, ये कोई प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रकार से त्रिभुजाकार प्रिज्म है ये। ओके, ए बी सी, ये त्रिभुजाकार एक प्रिज्म है और इस पर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से बिंदु P पर, ये बिंदु P है, बिंदु P पर आपतित होती है। अब प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बिंदु P पर आपतित होती है तो हम बिंदु P पर एक क्या खींचेंगे? यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं इस प्रकार से। ये क्या अभिलंब है? ओके, बिंदु P पर अभिलंब है। तो ये जब प्रकाश किरण जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी थोड़ा सा। इसको यूं जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, यूं जाना चाहिए अपने रास्ते पर ऐसे। ओके, लेकिन ऐसे ना जा करके ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है और इस तरह जाती है, ऐसे यूं जा रही है, ऐसे जाती है। और यहाँ पर ये जो दूसरा समतल पृष्ठ है उस पर बिंदु Q पर आपतित होती है। यहाँ से देखिए, प्रकाश किरण जाती है विरल माध्यम से और प्रिज्म का जो समतल पृष्ठ ए बी है उसके बिंदु P पर आपतित होती है। ओके, अब यहाँ पर जब आपतित होगी, अब ये देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो बिंदु P पर ये जो अभिलंब खींचा है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक करके चल रही। देखिए, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई है और इस प्रकार जाती है। और फिर प्रिज्म के दूसरे जो समतल पृष्ठ है AC पर बिंदु Q पर आपतित होती है और यहाँ से इस प्रकार से निर्गमित होती है, यानी बाहर निकलती है ऐसे, इस प्रकार से। अब ये आपतित किरण है देखिए, और ये अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण को इस प्रकार जब आगे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इनके बीच जो कोण बनता है, इनके बीच जो कोण बनता है वो विचलन कोण कहलाता है। उसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। अगर विचलन कोण की परिभाषा पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्योंकि हम आपतित किरण को देखो आगे की ओर बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इनके बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? विचलन कोण। ओके, अब देखिएगा, अब बिंदु Q पर हम यहाँ बिंदु Q पर एक अभिलंब खींचते हैं। जैसे अभिलंब P पर खींचा है वैसा ही एक अभिलंब यहाँ पर हम खींचेंगे इस प्रकार से। इस बिंदु पर भी एक अभिलंब खींचेंगे और इस प्रकार ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को, मान लीजिए यहाँ पर PQ R पर काटते हैं। ये बिंदु क्या हो गया? R हो गया। ओके, R इसको मान लें
और इसको मान लेते हैं एस पी क्यू आर एस, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, माना ये आपतित किरण है, जो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ में I1 कोण पर आपतित हो रही है, I1 कोण पर आपतित हो रही है। ओके, और इस प्रकार से अब जब अपवर्तित हो जाती है, ये अपने मार्ग से क्या हो गई, थोड़ा सा विचलित हो गई, इसको यूं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके अपने मार्ग पर यूं जाना चाहिए, लेकिन सीधे न जा करके अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई, यानी बिंदु P पर जो अभिलंब खींचा है उसकी ओर थोड़ा सा क्या हो जाती है, झुक जाती है। ओके, तो ये अपवर्तित किरण है, ये कैसी किरण है, अपवर्तित, और ये जाती है और बिंदु Q पर आपतित होती है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोण है R1 और यहाँ पर ये कोण है R2, और जो ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण, अब देखिए ये निर्गत किरण है, अब इस बिंदु पर बिंदु Q से प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब देखिए बिंदु Q पर ये अभिलंब है, अब इस प्रकाश किरण को यूं जाना चाहिए था, ऐसे यूं जाना चाहिए अपने रास्ते पर, लेकिन अपने रास्ते पर ना जा करके ये जो अभिलंब है, अभिलंब से देखिए दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर को हट जाती है। और यहाँ क्या था, अभिलंब की ओर झुक गई थी, यहाँ पर ये अभिलंब था, इसको यूं जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए अभिलंब की ओर झुक जाती है और यहाँ अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, इसको हटा देते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए जो निर्गत किरण है अभिलंब के साथ I2 कोण पर निर्गत होती है, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि अगर दो किरणें इस तरह से आपस में काटती हैं तो ये आमने सामने के कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये कोण I1, ये कोण I1 है, तो ये पूरा कोण भी कितना होगा, I1, क्योंकि एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है, इनके बीच ये कोण I1 है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, I1 होगा। लेकिन इतना कोण R1 है, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा I1 माइनस R1, कितना रहेगा, I1 माइनस R1, ये कितना कोण रहेगा, I1 माइनस R1, क्योंकि ये पूरा I1 है इसके बराबर होगा और इतना R1 है, तो ये बचेगा I1 माइनस R1। और ठीक इसी प्रकार देखिए ये पूरा कोण I2 है तो इसके बराबर होगा, ये पूरा कोण I2 होगा, और जब ये R2 है तो ये हमारा बचेगा कितना, I2 माइनस R2। इस प्रकार से ये हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। ये आपको चित्र बनाना है, ABC एक प्रिज्म है और इस पर आपको ये एक आपतित किरण है, बिंदु P पर आपतित होती, वहां पर एक अभिलंब खींचना है और इसको आपको इस तरह डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देना है। और जो आपतित किरण है देखिए अपने रास्ते पर यूं जाना चाहिए, लेकिन अपने रास्ते पर ना जाकर ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, तो ये अपवर्तित किरण ऐसे जाएगी और प्रिज्म के दूसरे समतल पृष्ठ Q पर आपतित होती है। ओके, अब इस बिंदु पर देखिएगा हमने ये अभिलंब खींचा है, बिंदु Q पर अभिलंब ये खींच दिया है, तो बिंदु Q पर जो अभिलंब है उसके साथ ये किरण कितना कोण बना रही है, R2, और यहाँ बना रही है R1, और जो निर्गत किरण है वो अभिलंब के साथ I2 कोण पर निर्गत होती है। ये आपका चित्र है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भाषा लिखेंगे इसमें। माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक
मानव प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n, प्रिज्म कोण ए, प्रिज्म कोण ए, ये देखिए प्रिज्म कोण है ए, ये प्रिज्म कोण है। दो समतल पृष्ठों के बीच में ये जो कोण बनता है वो प्रिज्म कोण कहलाएगा। प्रिज्म कोण ए तथा विचलन कोण, यहाँ विचलन कोण जो है वो क्या है, डेल्टा है, तथा विचलन कोण डेल्टा है। ओके, इतनी भाषा आपको लिखना है, बहुत ज्यादा भाषा नहीं लिखना है, बस पर्याप्त है। माना एक पदार्थ का अपवर्तन, माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n, प्रिज्म कोण a तथा विचलन कोण क्या है, डेल्टा है। आइए अब देखते हैं। देखिए इधर त्रिभुज PSQ में, यहां से करते हैं त्रिभुज PSQ में, देखिए अगर कोई त्रिभुज है इस तरह से, ये कोई त्रिभुज है और इसकी किसी एक भुजा को हम बढ़ा दें इस तरह से, तो ये जो बाहर से बहिष्कोण बनता है, जो बाहर से बहिष्कोण बनेगा ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला जो कोण होगा ये वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ओके, अपोजिट अंतः कोणों के, यानी जो ये कोण है तो ये क्या होगा, सुदूर, यानी ये पास वाले इसको छोड़ करके जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, तो अब इसमें देखिएगा त्रिभुज PSQ में ये बहिष्कोण है, ये क्या है, यहाँ से बहिष्कोण है, तो ये जो बहिष्कोण डेल्टा है ये इस कोण और इस कोण दोनों के टोटल के बराबर होगा। ओके, तो त्रिभुज PSQ में बहिष्कोण कौन सा यहाँ पर बन रहा है, ये डेल्टा, बहिष्कोण डेल्टा इक्वल किसके होगा, इस कोण के, ये कोण कितना I1 माइनस R1 और प्लस ये दूसरा कोण कितना है I2 माइनस R2, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा इक्वल आ जाएगा, इनको पास में लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 और इन दोनों में माइनस कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा R1 प्लस R2। ओके, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 डाल देना है। अब आइए हम चलते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज इस पे चलते हैं PRQ में, त्रिभुज PRQ में, त्रिभुज PRQ में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज PRQ, ये वाला त्रिभुज आपको लेना है, ये त्रिभुज ये, तो इसमें देखिए ये कोण कितना R1 है, ये कितना है R2 है और ये कोण क्या है PRQ। ओके, तो इसके तीनों कोणों का टोटल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से एक कोण इसका क्या हो गया, ये R1 और दूसरा R2, ये R2 और इसको लिखेंगे प्लस कोण PRQ इक्वल क्या हो जाएगा 180 अंश। तो अगर हम यहाँ से निकालें कोण PRQ तो ये आ जाएगा 180 माइनस, दोनों इधर आ जाएंगे R1 माइनस R2। तो इस प्रकार कोण PRQ इक्वल 180 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम चलेंगे चतुर्भुज APRQ में।
चतुर्भुज 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 चाहे ऐसा इधर से चलिए पी ए क्यू आर, ऐसा ले लीजिए पी ए क्यू आर में, पी ए क्यू आर में। यहां से चलेंगे हम, चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, पी ए क्यू आर। इस चतुर्भुज में हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 होता है, यानी 360 होता है। ओके, चतुर्भुज कौन सा, पी ए क्यू आर, या ये यहां से कह दें ए पी आर क्यू, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, पी पी ए क्यू आर। ओके, तो इसके चारों कोणों का टोटल, ये कोण, एक ये पूरा कोण, एक ये पूरा कोण और एक ये कोण, इन चारों कोणों का टोटल कितना होगा, 360 होगा। तो अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है देखिए अभिलंब है और ये भी अभिलंब है, तो इसका ये जो पूरा कोण होगा यहाँ पर, ये कोण होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा, और इसका ये कोण 90 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण 90 हो गए, और प्लस ये और प्लस ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखिए इसमें चलते हैं। तो एक तो ये कोण कितना हो गया, कोण ए प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा, ये यहां से यहां तक 90। चतुर्भुज आपको लेना पी ए क्यू आर, तो इसका एक कोण तो ये हो गया, कोण ए हो गया, और ये पूरा कोण क्योंकि ये अभिलंब है तो इसके साथ ये जो कोण बनेगा 90 होगा, तो 90 अंश प्लस, इसी तरह अब ये कोण पी आर क्यू, इसको हम क्या लिख देंगे, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, या आर लिख सकते थे हम, आर लिख सकते थे, आपको पी आर नहीं लिखना है तो सीधे यहाँ हम क्या लिख दें, कोण आर लिख दें, आर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको पी आर क्यू नहीं लिखना है तो यहाँ कर दीजिए, कोण आर कर दीजिए, आपका और सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए, दोनों जगह लिख दीजिए कोण आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण आर आ जाएगा। ओके, तो अब इस पे देखिएगा, ये आ गया कोण ए, और ये कोण कितना है हमारा 90 हो गया, और ये कोण कितना आर, यहाँ हमने क्या लिख दिया, कोण आर। ओके, प्लस अब ये कोण भी पूरा हमारा, ये चूंकि अभिलंब है तो ये कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कोण कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। जैसे इस प्रकार ये पूरा कोण 90 है। अब ये चारों कोणों का टोटल कितना हो जाएगा, 360 अंश। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ओके, अब यहाँ से कोण ए प्लस, और 90 कितना हो गया, 180, प्लस कोण आर का मान रख देते हैं। कोण आर का मान देखिए यहाँ से क्या है, कोण आर का मान है 180 माइनस R1 प्लस R2। ओके, 90 180 हो गया, और कोण आर का मान है 180 माइनस R1 प्लस R2 को रख दिया, और बराबर 360। अब यहाँ 360 देखिए, कोण ए प्लस ये भी हो गया आपका 360 माइनस कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर 360 अंश, ये आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ चित्र की अब कोई जरूरत नहीं, अब चित्र को हम हटाते हैं, चित्र की जरूरत नहीं है, इसको वहां पर हम कर देंगे, चित्र को हटा देते हैं, चित्र की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा थोड़ा रुकिएगा, एक चीज इसमें अभी जरूरत पड़ेगी, चित्र को बना रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोनों साइड 360 से 360 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख दे कोण ए इक्वल क्या आ गया, कोण ए 360 से 360 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो कोण ए इक्वल क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। ओके, या कोण हटाकर हम सीधा लिख दें ए इक्वल R1 प्लस R2, ऐसा लिख दें, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
ओके, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अल्पतम विचलन की स्थिति में या न्यूनतम, चूंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 ये बराबर I होता है और R1 बराबर R2 ये R के बराबर लेते हैं, वह डेल्टा को लेते हैं डेल्टा M के बराबर। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो I1 और I2 कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अब इनको आपको कितना लेना, I ले लेना है। ओके, और सेम इसी प्रकार R1 और R2 बराबर होंगे और R के बराबर होंगे, तथा ये जो विचलन कोण डेल्टा है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा M के बराबर होता है। अब आइए हम इस चित्र को हटाते हैं, इस चित्र की अब कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं इसको। ये चित्र हट गया। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर R, वह डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा M के बराबर होगा। तो अब देखिए समीकरण 1 से अब समीकरण 1 पे आइए। I1 और I2 दोनों की जगह I रखेंगे और R1 और R2 दोनों की जगह क्या रखेंगे, R रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, और डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा M। तो ये आ जाएगा डेल्टा M। क्यों, क्योंकि डेल्टा किसके बराबर, डेल्टा M। तो डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा M, और I1 प्लस I2 इन दोनों की जगह I रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2I, और माइनस इसी तरह यहाँ पर R तो 2R आ जाएगा, 2R। तो डेल्टा M इक्वल क्या आ गया, 2I माइनस 2R। वह समीकरण 2 से देखिए A इक्वल क्या आ जाएगा, R और R रखेंगे तो 2R आ जाएगा। R1 की जगह R और R2 की जगह R, तो A इक्वल क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तो यहाँ से R इक्वल क्या आ जाएगा, R इक्वल आ जाएगा A/2। R का मान निकाला है A/2। तो अब यहाँ से हम देखिए, क्योंकि डेल्टा M बराबर यहाँ 2I माइनस 2R की जगह क्या रखेंगे, A/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा M इक्वल 2I माइनस A। तो यहाँ से A को हम इधर ले आए, तो A प्लस डेल्टा M बराबर 2I। तो I इक्वल क्या आ जाएगा, A प्लस डेल्टा M/2। तो यहाँ से हमें देखिए I और R के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं, चूंकि अब यहाँ ऊपर हटा देते हैं इसको, ये हटा देते हैं। हम जानते हैं चूंकि स्नेल के नियम से क्या होता है, n इक्वल होता है साइन I बटे साइन R। ये होता है साइन I बटे साइन R। किसका नियम है, स्नेल का नियम है। तो यहाँ से n इक्वल आ जाएगा साइन I का मान रख देंगे क्या है, A प्लस डेल्टा M बटे 2 और बटे साइन R का मान क्या है, A/2। तो इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन सिद्ध हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है, और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें
परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है, परिभाषाएं हैं, सभी आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।